राजेश्वरी जी कैसे हैं आप? ठीक है, अपना ध्यान रखिए। मोहसिन जी, राजेश्वरी जी दिल्ली तो कई बार आए, आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। आपके स्कूल के कहानियाँ देखता रहता हूँ, बड़े सुंदर स्कूल बन रहे हैं आपके। जी सर साहब नमस्कार। साहिल जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार। हाँ नफीस कैसे हो? मैं अच्छा हूँ हाजी साहब। ये मनोज जी, बस शुरू करता हूँ। आज बहुत लंबे समय बाद, मुझे लगता है कई महीने के बाद शायद मैं लाइव हो रहा हूँ। काफ़ी लंबा समय, महीने या याद तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया लाइव हुए। विभिन्न विषयों पर जल्दी जल्दी आता हूँ, लेकिन इधर के हालात और माहौल कुछ ऐसे रहे कि मन ही नहीं हुआ। अक्सर बहुत से मुद्दे हुए जिन्होंने मेरे दिल को झकझोरा, और अक्सर जब मैं दिल से प्रभावित होता हूँ तब ज़रूर बोलता हूँ, और ख़ासतौर ज़रूरी मुद्दों पर। फ़िलहाल आज मैंने कहा था कि आज जलियांवाला बाग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी उठा के देख लीजिए, तो आपको कहीं पर भी उसकी चर्चा, उसका जिक्र नहीं मिलेगा। दरअसल शहीद, शहादत, ये सारी जो चर्चाएँ होती हैं, फौज, उनके शहीद, ये सब सुविधा अनुसार होती हैं। जब जैसी सुविधा हो, किसी संगठन की, सत्ता की, लोगों की, किसी जात की, बिरादरी की, क्योंकि शहीद भी जातियों के हो गए, धर्मों के हो गए। जिन्होंने शहादत दी थी उन्होंने तो हिंदुस्तान के लिए दी थी, लेकिन जातियों ने उनको अपने खांचे में बांट दिया है। तो जब जात का सम्मेलन होता है तो उन शहीदों की फ़ोटो लगा ली जाती है, या जो भी बड़े लोग हुए हैं समाज में। आज आपको जलियांवाला बाग कहीं देखने को नहीं मिला होगा। पहले तो बैसाखी का त्यौहार, जो किसानों का त्यौहार है, जिस दिन फसल कटने के बाद खासतौर पर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में इसका प्रचलन ज़्यादा है, और वहाँ वो लोग खुशी मनाते हैं फसल कटने के बाद एक आयोजन के रूप में। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह 10वें शायद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ मानने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामना, बधाई, बैसाखी की शुभकामनाएं और बधाई, और किसानों को इस बात के लिए शुभकामनाएं कि आप इस कड़े वक्त में, इस कड़े इम्तहान से पार हो। पिछले दिनों बारिश और ओले ने किसानों को बड़ा नुकसान किया, लेकिन जो फसलें बची हों वो ठीक तरीके से कट जाएं, घर पर आ जाएं। जो बिकने वाली फसलें हैं वो बाज़ार में चली जाएं। ये मैं उम्मीद करता हूँ, इसकी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की प्रकृति इस काम में मदद करे। मैंने ईश्वर के बजाय प्रकृति शब्द का इस्तेमाल शुरू किया है, क्योंकि ईश्वर पर बात करूँगा तो शायद बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। जो उन्हें मानते हैं वो मानते रहें। तो प्रकृति मदद करे कि किसानों का भला हो, गरीबों का भला हो। मेरी पहली प्रार्थना तो यह है कि ठीक है, जो परेशानी है, सरकार ने थोड़ा देर किया। 12 फरवरी के आसपास अगर निर्णय ले लिया होता तो आज पूरा देश चल रहा होता और देश को कैद खाने में नहीं रहना पड़ता। लेकिन जो हो गया वो पुरानी बात हो गई। इस पर जब यह संकट निपट जाएगा तब विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल तो जो समस्या है ये बड़ों लोगों से शुरू हुई है। अधिकतर वो लोग जो विदेश से आए या विदेश से आने वालों से जो लोग मिले, उन तक ये सीमित है। किसी गरीब आदमी को अभी तक मैंने नहीं देखा कि जिसको कोरोना हुआ हो नीचे। अगर वो किसी उस अमीर आदमी या बड़े आदमी से मिला है तभी उसको शायद हुआ होगा, अन्यथा किसी को हो नहीं रहा है। किसी गांव से भी आने वाले की खबर नहीं कि किसी गांव में किसी को कोरोना हुआ हो। अभी तक तो खबर नहीं आई, और प्रकृति करे कि किसी को कोरोना ना हो, क्योंकि गांव और गरीब तक अगर कोरोना पहुंच गया तो यह भयंकर महामारी का रूप ले लेगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो भी मेडिकल निर्देश हों, धार्मिक अंधभक्ति के नहीं, विभिन्न अंधभक्त संगठनों के नहीं, जो मेडिकल के निर्देश हों, अंधभक्ति में कोई काम मत करिए। मैंने न ताली बजाई और न दिया जलाया। मैं किसी तरह के फालतू जो तमाशे होते हैं उनमें मैं भाग नहीं लेता। लेकिन जब ये कहा गया कि आप अपने घर में रहिए, तो मैं अपने घर में मौजूद हूँ, बाहर नहीं निकलता, अपने घर के भीतर ही टहलता हूँ। सिवाय इसके कि जब दवा ख़त्म हो गई तो दवा लेने जाना पड़ा, और वहाँ भी एक दूरी बना करके उसको लेके वापस आया।
तो जो निर्देश है, जो मेडिकल के लिहाज से निर्देश है, उसका पालन अवश्य करिए। तमाशेबाजी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर तमाशे में भी हिस्सा लीजिए, जिनको अच्छा लगता हो, लेकिन मेडिकल की जो राय है उनका पालन जरूर करिए। और वो राय ये है कि अपने को बचा कर रखिए, हाथ धोते रहिए, मुंह पर हाथ मत लगाइए, बाहर निकलिए तो मास्क पहन करके निकलिए, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, समाज दूर हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग, शरीर से शरीर की दूरी जहाँ आवश्यक हो वहाँ तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसको, और ये दूरी सबको सबसे नहीं बनानी है, जो बीमार है उनसे बना के रखनी है, थोड़ी दूरी बना करके उनकी देखभाल भी करनी है, उनको अलग रखना है कि ये औरों तक न फैले। तो व्यक्ति से व्यक्ति की उतनी ही दूरी जरूरी है जब कोई बीमार हो। आप बीमार ना हो फिर भी दूरी बना करके एक दूसरे से रहें, घर में दूर दूर बैठने लगे, अपने ही परिवार के लोगों को अपने घर में ना घुसने दें, यह बहुत ही शर्मनाक किस्सा है। मैं जलियांवाला बाग पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले बनारस के एक किस्से ने मुझे रुला दिया। एक नौजवान जो मुंबई में नौकरी करता था और वहाँ से पैसे भेजता था अपने घर के लिए, वो मुंबई से पैदल चला और 1600 किलोमीटर चलने के बाद बनारस पहुँचा, और बनारस में उसकी माँ और उसके भाई भाभी ने उसके लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। वो थक गया था, बेहाल था, भूखा था। पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने दे आकर के उसको किसी अस्पताल में भर्ती कर दिया, जबकि वो बीमार नहीं था। वो जांच कराने के बाद अपने घर में लौटा था। तो ऐसी भी क्या कायरता और ऐसा भी क्या नफरत, ऐसा भी क्या अपनी मौत का डर। मौत तो पहले भी आती रही, बीमारियां पहले भी आती रही हैं, तरह तरह के वायरस पहले भी इफेक्ट करते रहे हैं, वो आँख वाले वायरस हो या शरीर वाले या खांसी जुकाम वाले या फ्लू वाले, मलेरिया वाले, और तरह तरह की ऐसी गंभीर बीमारियां जिससे लोग मरते रहे हैं। लेकिन पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे कि अपने ही परिवार के लोगों को बाहर छोड़ दें, उनको किनारे कर दें, उनकी देखभाल न करें, उनको बेसहारा छोड़ दें। पहले तो ऐसा नहीं करते थे। ये एक अजीब नया दहशत का माहौल बना दिया गया है, और मैं इस दहशत के माहौल की निंदा करता हूँ, जिसमें इंसान इंसान का न रह जाए, भाई बहन बेटा बेटी कोई एक दूसरे के न रह जाए। ये बहुत निंदनीय है। और जिस भारत की संस्कृति का बड़ा ढिढोरा आप पीटते हैं, इसका उसका एक शर्मनाक अध्याय और शर्मनाक पन्ना है ये। भारत की संस्कृति में मिलो, मिल के रहो, एक दूसरे की देखभाल करो, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहो। भारत की संस्कृति ने ये सिखाया था। लेकिन ये जो नया दौर शुरू हुआ है कि अपने सगे ही अपने को बाहर कर दे रहे हैं, उसका शरीर नहीं ले रहे हैं, उसकी अंत्येष्टि नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा शर्मनाक दौर है। और भारत का समाज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और एक बड़े खतरनाक रास्ते पर जाने वाला है। ये बहुत अफसोसजनक है। इसलिए जितने लोगों तक मेरी बात पहुंचे और जो पहुंचा सकें, आपस में बात करिए, एक दूसरे से मिल करके रहिए। सारे डॉक्टरों के बताए हुए जो हेल्थ के नियम हैं उनका पालन करिए, लेकिन एक दूसरे का साथ दीजिए। अपने परिवार को मत छोड़िए, अपने लोगों को मत छोड़िए। उनको अगर छोड़ देंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे, और फिर कल को क्या लेकर के उनके सामने अपना मुंह दिखाएंगे और कैसे उनसे आंख मिलाएंगे। इसलिए ये बड़ा खतरनाक दौर है। सरकार को भी, समाज को भी इस पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलानी चाहिए। मैंने 3-4 चीज़ों का जिक्र अपने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में किया था। ये अगर लंबा दौर चला, पहली बात तो मेरी सरकार को ये राय ये है कि अगर इसको लंबा चलाना हो तो जो लोग कम से कम बीमार हैं, जो बीमार नहीं हैं और बुजुर्ग हैं, या जो नौजवान कहीं अकेले फंस गए, खाना तक बनाना नहीं जानते, उनकी जांच कर लीजिए। और जांच करने के बाद उन लोगों को अपने परिवारों तक जाने के लिए 2-3 दिन का मौका दे दीजिए। जिन मजदूरों को भी, गरीबों को आपने जगह जगह रोक रखा है, लेकिन उनको आप खाना नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जांच कर लीजिए। अगर उनमें कोई बीमार नहीं है तो उनको उनके घर जाने का मौका दीजिए, जिससे वो कम से कम अपने घर में जी सकें या घर में मर सकें। और समाज से मेरी प्रार्थना है कि अपने परिवार से बाहर से आकर के मजबूरी में आए हुए लोग जो आपके लिए कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनको दुत्कारिए मत, उनको घर में स्वीकार करिए, उनका देखभाल करिए और उनके साथ हंसी खुशी मिल करके रहिए। मैंने कुछ आने वाली चुनौतियों के बारे में जिक्र किया था। एक तो इस लंबे समय तक अगर ये लॉकडाउन चलता है तो मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ेगी, विदेश में ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन भारत में भी मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ेगी। उसको अगर रोकना है तो आपस में रोज आना, जुड़े रहना, बात करना, मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। मिलने जुलने का मतलब कम से कम टेलीफोन पर ही बात कर लें। घर में मौजूद हुए कई लोग हैं तो आपस में एक दूसरे का सुख दुख देखते रहें, और अगर बाहर है तो रोज़ लगातार कनेक्टेड रहिए। दूसरा, जब अचानक ये लॉकडाउन खुलेगा तो अचानक बहुत सारी नई चुनौतियां सामने होंगी। लोगों के रोजगार जा चुके होंगे, लोगों का व्यापार ठप हो चुका होगा, बहुत सारे लोगों के काम इस तरह के हैं कि बहुत लंबे समय तक चलने नहीं शुरू हो पाएंगे। जो हाथ से छूने वाले काम है,
नाई का काम है और तरह तरह के काम है, वो लोग भुखमरी की कगार पर जा रहे होंगे, व्यापारी घाटे में जा रहा होगा, नौकरियां छूट रही होंगी, तनख्वाहों में कटौती हो रही होगी, तो एक बड़े फ्रस्ट्रेशन का दौर आएगा। उस फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्याओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। लोगों को उस फ्रस्ट्रेशन से बचाना, आत्महत्याओं के दौर से बचाना या हार्ट अटैक की मृत्यु से बचाना हमारी, आपकी, समाज की और देश की जिम्मेदारी है। इसके बारे में हम लोगों को अभी से जागरूक करना चाहिए। तीसरी जो बड़ी समस्या हम लोग के सामने आएगी वो आएगी ये जो नफरत का दौर चल रहा, नफरत फैलाने का, तरह तरह की नफरतें जो फैलाई जा रही हैं, इन नफरतों के बड़े बुरे परिणाम इस लॉकडाउन के खुलने के बाद भी देखने को मिलेंगे और वो बड़े ही भयावह और विभत्स होंगे देश और समाज के लिए। इसलिए नफरतें पहले तो फैलने बंद होनी चाहिए, इनको रुकना चाहिए और एक आपसी भाईचारे की चीज़ें बननी चाहिए। अपने जो आपस में गलतफहमियां पैदा हों उनको ख़त्म होना चाहिए, वरना आने वाला समय और बुरा आने जा रहा है। ये नफरतें कुछ नए रास्ते पर ले जाएंगी। चौथी बात मैंने ये कहा था कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो सरकारों की, प्रशासन और पुलिस यूँ तो खुद बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन उसके बाद इसको अपराध के एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने की घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। उसके प्रति भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, ये सब बात की बातें हैं और इसके बारे में मैं फिर बात करूंगा। फिलहाल आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कम से कम अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रख लिया तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में कम नहीं है। और अगर आप सक्षम हैं तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपका काम करते हैं, जो आपके यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार करिए जो उनके काम करने के दौरान करते थे, और उतना तो आप उनको देते ही थे, वो अगर हो सके तो उनको देते रहिए और जो मदद कर सके उनकी कर दीजिए। जो आपकी हैसियत है, हैसियत के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने भी चुनौतियाँ और ज़्यादा आएंगी। इसलिए अपनी भी भविष्य की चुनौतियों को सोच करके रखिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को कि आप लोग को प्रकृति इस विनाश के जो दौर आया है उससे बचाए, और मुझे लगता है कि भारत में शायद ये बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं कर पाएगी और भारत इससे बच जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और भारत के लोगों की जो संरचना है, जो यहाँ की इम्यूनिटी का लेवल है, वो ज़्यादा लोगों को इससे प्रभावित नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी हमें अपना बचाव करना है और उन सारे नियमों का पालन करना है जो मेडिकल और हेल्थ विभाग हमको बताता है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरी बातचीत का पहला दौर था और मैंने कहा ये था कि आज मैं जलियांवाला बाग के बारे में बात करूंगा। मैं सोचता हूँ उसके लिए मैं दूसरा अपना एक फिर से शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज 13 अप्रैल है, बैसाखी का दिन। लेकिन यह दिन बड़ा दर्दनाक भी है। जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र आज कहीं भी अखबारों में, टीवी में हमें देखने को, टीवी तो मैं देखता नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो बताइएगा, मुझे सूचित कर दीजिएगा। अखबार एक पढ़ा है, एक अखबार मंगाता हूँ, लेकिन जलियांवाला बाग का कहीं जिक्र देखने को नहीं मिला। किसी शहर में 4 केस अगर बढ़ जाते हैं तो अचानक अखबार में एक समाचार छपता है कि 4 केस बढ़े, दहशत में लोग। दहशत तो आप फैला रहे हो, लोग कहाँ से दहशत में आ जाते हैं। खैर, जलियांवाला बाग का जिक्र नहीं मिला। जलियांवाला बाग, आप में से सारे लोग नहीं गए होंगे अमृतसर, जो गए हैं उनको पता है कि वहाँ स्वर्ण मंदिर है, ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर, जहाँ लोग जाते हैं पूरी दुनिया से। सिख लोगों का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, उसका अपना एक अलग महत्व है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक उसके बाहर एक छोटा सा मैदान है घिरा हुआ, चारों तरफ घर है, उसमें अंदर जाने के लिए एक बहुत छोटा सकरा सा रास्ता है। इस जगह को जलियांवाला बाग कहते हैं। आज़ादी की लड़ाई का दौर चल रहा था। उस दौर में पंजाब और बंगाल बहुत आगे था। पंजाब में कुछ घटनाएं घटी। उन घटनाओं के बाद कुछ लोगों को फांसी पर फंदे पर चढ़ा दिया गया। इस बीच इन घटनाओं से दहशत में आकर के अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट करके बिल पास किया। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। उनको लगा कि शायद ये 1857 के बाद कोई उसी तरह का माहौल बन रहा है। रॉलेट एक्ट में जो कानून था वो ये था कि बिना किसी कारण के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था
अखबार पर पाबंदियां थी, किसी भी तरह के संचार माध्यम पर पाबंदियां थी, जिस तरह भी कोई चीज़ आप फैला सकते हो। और उन पाबंदियों के बाद किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बंद कमरे में किसी पर भी मुकदमा चला करके सजा दी जा सकती थी, इत्यादि इत्यादि। एक तानाशाही पूर्ण एक आदेश आया। महात्मा गांधी तब हिंदुस्तान में आ चुके थे। हिंदुस्तान में आने के बाद वो बिहार की अपनी पहली यात्रा के बाद भ्रमण पर निकल चुके थे। जब रॉलेट एक्ट आया तो उन्होंने इसका विरोध किया और वहीं से गांधी को नाम मिला पूरे देश में, और इसका विरोध करने का उन्होंने आह्वान किया। जगह जगह विरोध होने लगे। पंजाब में भी विरोध हुआ और वहाँ एक मुस्लिम और एक हिंदू में, नाम सत्यपाल जी और शायद किचलू या क्या नाम था मुस्लिम, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, उन लोगों के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ। 2 अंग्रेज मारे गए। उसके बाद उन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। यह घटना शायद 8 तारीख की है। इसके बाद वो आंदोलन फैलने लगा। उस लोगों की फांसी के आदेश के बाद, फांसी के बाद एक घोषणा हुई कि जलियांवाला बाग में एक सभा होगी जिसको कुछ नेता संबोधित करेंगे। अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन शायद धार्मिक स्थल कर्फ्यू से मुक्त था, तो स्वर्ण मंदिर देखने के लिए काफ़ी लोग आए हुए थे जगह जगह से। उन लोगों को जब मालूम पड़ा कि जलियांवाला बाग में सभा होने वाली है कोई इस फांसी कांड के बाद के खिलाफ, तो वो लोग भी घूमते हुए उस सभा सुनने के लिए अंदर चले गए। और जलियांवाला बाग जिन्होंने देखा उनको पता है, एक छोटा सा मैदान है, उसमें 5000 लोग करीब इकट्ठे हो गए। वहाँ पर जो गिट्टी होती है, एक गिट्टी का जमाव था, एक गिट्टी रखी हुई थी। उन गिट्टियों की वजह से एक छोटा सा चबूतरा सा बन गया था। उस चबूतरे पर खड़े होकर के कोई नेता भाषण दे रहे थे। इस बीच जनरल डायर वहाँ पहुँचा। वो अपने साथ तोप भी ले गया था, जैसा उसने बाद में स्वीकार किया। आपने जब उसके खिलाफ एक कमीशन बैठा और उसमें उसने बयान दिया जिसमें उसने कहा कि मैं तो सोच के ही गया था कि आज इन सबको मारना है। उसने कहा मैं तो 2 तोप भी ले गया था, लेकिन दरवाज़ा इतना सकरा था कि अंदर नहीं जा पाया। वो 90 सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा और बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ कहे गोली चलाना शुरू कर दिया। इतनी गोलियां चली कि गोली चलाने वालों लोगों के लोग बताते हैं कि हाथ दर्द हो गए, वो रुक गए। जब गोली चलनी शुरू हुई तो चूंकि छोटा सा मैदान, जाने का कोई रास्ता नहीं, एक पतला सा रास्ता, उधर गोली चलाने वाले खड़े थे, तो लोग जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग उस कुएं में कूदने लगे, जो वहाँ एक छोटा सा कुआं है, क्योंकि बाद में करीब 150-200 लाशें तो उस कुएं से ही निकली। लेकिन कुएं में भी कोई कैसे बच सकता था, और गोलियां चलती रही, लोग छलनी होते रहे। कर्फ्यू था, कोई अस्पताल नहीं जा पाया। संख्या कहीं पर 387 की दर्ज है, कहीं 499 की दर्ज है। किसी ने कहा 1100 मरे, मदन मोहन मालवीय ने कहा 1300 मरे, और कुछ स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि 1800 लोग मरे। अनुमान यह है कि करीब 2000 लोग के आसपास शायद मरे और बाकी लोग घायल हुए, जिनमें 40 के आसपास तो शायद 30 या 40 नाबालिग बच्चे थे, और यहाँ तक कि एक 6 सप्ताह का बच्चा भी था जो किसी की गोद में था। आप अगर जलियांवाला बाग में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि तमाम दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं। मैं तो कई बार अपने संबोधन में जब वह कहीं बोलता हूँ तो कहता हूँ कि कुछ जगहों को, जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं, वैसे नए बच्चे जो स्कूली बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए पिकनिक स्थल, जैसे आप पिकनिक के लिए या टूर के लिए ले जाते हैं विभिन्न जगहों पर, पहाड़ और नदियाँ दिखाने के लिए, तो कृपया उनको जलियांवाला बाग जैसी जगह पर उसमें एक कंपलसरी जोड़ लीजिए कोर्स में, को दिखाने ले ही जाएंगे। उससे शायद हम आने वाली पीढ़ी को कुछ बता सकेंगे, कुछ सिखा सकेंगे, उनके अंदर शायद कुछ भावना पैदा कर सकेंगे। यहाँ तक कि मैंने गाजीपुर का बहुत ही छोटी जगह मोहम्मदाबाद तहसील, वहाँ का भी जिक्र कई बार किया है, जहाँ झंडा ऊपर लेके जाते हुए 12 लोग मारे गए, और वहाँ सबकी फ़ोटो लगी और वो झंडा लगा जिसमें तमाम गोलियों के छेद हैं, और वहाँ पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग जा चुके हैं। ऐसे विभिन्न स्थल पूरे देश से ढूंढ करके उनको बच्चों के
कोर्स में और उनका जो टूर होता है उसका एक कंपलसरी प्रोग्राम बनाना चाहिए, ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ। फिलहाल आज जलियांवाला बाग पर, जलियांवाला बाग में इतनी हत्याएं हुई और इन हत्याओं के खिलाफ पूरी दुनिया में आलोचना शुरू हुई। देश में भी इसके खिलाफ बड़ी मुखर आलोचना ही नहीं बल्कि आंदोलन शुरू हुए। उसके खिलाफ अंग्रेजों ने एक जांच आयोग बैठा दिया, हंटर आयोग शायद नाम था, जिसमें वुड डायर ने खुद ही स्वीकार किया कि हाँ मैं तो मारने के लिए ही गया था और मेरी तोप अंदर नहीं जा पाई। तब उसका एक रैंक डिमोशन कर दिया गया, उसको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया गया और उसको निष्क्रिय कर दिया गया कि ये अब नौकरी के लायक नहीं और हिंदुस्तान में रहने लायक बिल्कुल नहीं है। और वहाँ भी बाद में उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और फिर उसकी हत्या हुई ऊधम सिंह द्वारा, वो तो आपको पता ही है। ये जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, उसके बाद जब विरोध होने शुरू हुए जगह जगह, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी इंग्लैंड की सरकार ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शायद अब आप समझ सकते होंगे उपाधियां लौटाने का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और इसका मतलब क्या होता है। जब उन्होंने वो उपाधि लौटाई, गांधी से लेकर सारी जगह विरोध होना शुरू हुआ, दुनिया की अन्य जगहों से विरोध होना शुरू हुआ। यहाँ मीडिया में कितना भी रोक हो, लेकिन दुनिया में मीडिया ने उसके बारे में चर्चा की, तो इंग्लैंड को अपना आयोग भी बैठाना पड़ा और बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास करना पड़ा। लेकिन ये तो घटनाएं हैं, इतिहास से आप पढ़ सकते हैं कहीं पर भी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट क्या था मैंने आपको बता दिया, सरकारें कैसे काम करती हैं और उनकी मशीनरी कैसे काम करती है, वो कैसे उसको जस्टिफाई करती है, किस तरह वो जुल्म करती है, बिना किसी कारण के गोली चला देती है। अंग्रेजों ने ऐसा किया, वो मैंने आपको बताया। लेकिन जरा वो देख के तो आइए जलियांवाला बाग, वो गोलियों के छेद। मैं जब वहाँ गया था तो मैं बहुत देर तक बोला नहीं, मेरे साथ और लोग भी कुछ थे, मैंने उनसे बात नहीं किया, मैंने उन मुंह पर इशारा किया कि चुप रहो। अब मैं बहुत देर बैठा हुआ निहारता रहा, उस कुएं में झांक के देखा तो देखता ही रहा बहुत देर तक। उस समाधि को देखा जो वहाँ बनाई गई, स्मारक बनाया कांग्रेस ने 1951 में एक स्मारक तैयार किया शायद, और कल्पना करता रहा कि कैसे गोली चली होगी, कैसे लोग मरे होंगे। मैं कल्पना करता रहा कि उस वक्त लोगों के चेहरे पर क्या भाव रहा होगा। मैं कल्पना करता रहा कि गोली चलाने वाले जो लोग रहे होंगे उनके दिल और दिमाग में क्या भाव रहा होगा। क्या वो जो गोली चलाने वाले थे वो केवल अंग्रेज थे या हिंदुस्तानी भी थे। मैंने आज बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह जानकारी प्राप्त कर सकूं कि जो 90 सिपाही डायर के साथ गए थे उसमें कितने अंग्रेज थे और कितने हिंदुस्तानी थे, और अगर हिंदुस्तानी थे तो हिंदुस्तानियों में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, कितने सिख थे, या मान लीजिए हिंदुस्तानी ही थे। तो जब उन्होंने गोली चलाई होगी निहत्थी जनता के ऊपर, बिना सूचना दिए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर और उस 6 हफ्ते के बच्चे के ऊपर, तो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल और दिमाग में क्या होगा। क्या वो लौट करके सो पाए होंगे? क्या उनमें से किसी ने आत्महत्या की? मैं इनके जवाब नहीं ढूंढ पाया अभी तक। क्या उनमें से किसी को शर्मिंदगी महसूस हुई? क्या उनमें से लौट करके किसी ने नौकरी से इस्तीफा दिया? क्या जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले लोगों में से किसी ने लौट करके नौकरी छोड़ करके आंदोलन का समर्थन किया, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का? क्या किसी ने उनमें से लौट करके उसकी निंदा की? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो मुझे अभी मिल नहीं पाए हैं, जिसके बारे में मुझे शायद खंगालना पड़ेगा जाके आर्काइव में से बहुत सारा कुछ। इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो शायद उनको बताना भी चाहिए लोगों को। आज भी जो पुलिस है, फोर्स है, तमाम लोग जो जनता पर गोली और लाठी चलाते हैं, शायद उनको भी पढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए अगर जवाब मिल जाए, और वो जवाब इंसानियत को बचाने वाले हों। अगर वो जवाब मेरे सोचने के हिसाब से अगर पॉजिटिव हो, हाँ में हो, तो लोगों को पता लगने चाहिए कि आप बर्बर तरीके से नरसंहार कर देते हैं और फिर मुस्कुराते रहते हैं। आपकी आत्मा नहीं हिलती। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होती है, आप रात को सो लेते हैं, खाना खा लेते हैं जाके घर पर। यह सवाल मुझे परेशान करता है। दोस्तों, आज
उस जलियांवाला बाग के 101 साल हो गए और हम जलियांवाला बाग में मुझे वो भी ढूंढना है कि वो 399 मरे हो, चाहे 498 मरे हो, या 1100 मरे हो, या 1800 मरे हो, कि उसमें कौन सी जात और धर्म के लोग मरे थे। मुझे लगता है उसमें सब रहे होंगे, सभी जात और धर्म के लोग रहे होंगे। और हम आज किस चक्कर में पड़े हैं? धार्मिक घृणा, जातिगत घृणा। दलित ने अगर खाना बना दिया तो नहीं खाएंगे। धार्मिक घृणा। आज एक फोटो मैंने देखा कि सब्जी और फल वालों के ठेर पर कोई सज्जन कोई गेरुआ टाइप का एक झंडा लगा रहे हैं जगह जगह, ये बताने के लिए कि इनसे खरीदो, बाकियों से मत खरीदना। ये हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने समाज को, ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? किससे बनवाओगे पंचर कल? गाड़ी खराब हो जाएगी तो किससे बनवाओगे? बहुत सारे काम ऐसे हैं, किससे कराओगे? और अचानक कहां से पैदा करोगे फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर? अचानक कहां से लेके आओगे? यही तो है उस जमात में, क्योंकि 90% से ज्यादा आबादी तो उस जमात की गरीब है, यही सब करती है। हम क्या घृणा फैलाने में लगे हैं? मुझे लगा कि आज जलियांवाला बाग कांड के बारे में उसकी चर्चा सुनाते हुए आज मैं इसका जिक्र करूं। मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता। आइए उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने आज़ादी की पीठ में छुरा घोंपा, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई की खिलाफत की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में गद्दारी की, जिन्होंने लड़ाई की आज़ादी में मुखबरी की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनके मानने वालों को छोड़ करके बाकी पूरे हिंदुस्तान के हम करोड़ों लोग आज जलियांवाला बाग के उन तमाम अनाम शहीदों को अपना सलाम करें और ये कसम खाएं कि इस देश की आज़ादी, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश की इंसानियत, इस देश की कौमी एकजहतियत, इस देश की हिंदुस्तानियत और इस देश की इंसानियत, इसको जिंदा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।